सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं कैटलिस्ट की यानी कि उत्प्रेरक की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम। उनका नाम है बर्जीलियस। 1835 में बर्जीलियस ने कैटलिस्ट का खोज किया था। कैटलिस्ट होता क्या है, उत्प्रेरक होता क्या है? ये वो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस हैं यानी कि बाहरी पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? या तो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं या तो रेट को डिक्रीज कर सकते हैं। वैसे कैटलिस्ट यानी वैसे एक्सटर्नल पदार्थ जो रेट को इंक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक। और ऐसे कैटलिस्ट जो रेट को डिक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके खासियत क्या होते हैं कैटलिस्ट के? कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में कभी भी भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ उसके उसके स्पीड को या तो बढ़ा देंगे पॉजिटिव या तो घटा देंगे नेगेटिव। ये खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। रिएक्शन के दौरान स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में मोलिब्डेनम या प्लेटिनम या निकेल या कैडमियम किसी भी कैटलिस्ट का यूज हुआ है तो लास्ट में इसको आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए। केमिकल रिएक्शन करने के बाद कोई यूज नहीं है। यानी कि ये रिएक्शन के दौरान अपरिवर्तित रहेगा, उस रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। अगला तीसरा क्या है? ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि रिएक्शन स्टार्ट तो खुद होगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट को भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए कि वेजिटेबल ऑयल है वेजिटेबल ऑयल है वेजिटेबल्स ऑयल से हम लोग वेजिटेबल घी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और हीट लगेगा और निकेल या कैडमियम जो भी है आपका कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी का जो रिएक्शन होता है उसको ये निकेल कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं कर सकता है। ये खुद स्टार्ट होगा और वेजिटेबल घी ही बनेगा, इसकी जगह कुछ और नहीं बनेगा। अगर निकेल नहीं डालते तो भी यही बनता, निकेल डालेंगे तो भी यही बनेगा। लेकिन डाले क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को तेज करना है, स्पीड करना है। इसका मतलब ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही प्रोडक्ट उत्पाद को चेंज कर सकते हैं। उत्पाद वही होगा जो पहले था। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये उस रिएक्शन को, रेट को चेंज करते हैं। बस इसका काम है रेट को चेंज करना। प्रोडक्ट जो है वही बनेगा जो पहले बनता और क्या बोलते हैं, स्टार्ट होता पहले भी अभी भी, लेकिन अब तेज स्टार्ट होगा या स्लो होगा। ये करता क्या है उत्प्रेरक? ये एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है यानी कि सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है कि ये अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी में अगर एक्टिवेशन एनर्जी 400 जूल चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए 400 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और 400 जूल एनर्जी अगर 10 मिनट में बनता है, मान लीजिए कि 10 मिनट लगता है इसको, और कोई कैटलिस्ट दिए तो ये 10 सेकंड में बन गया। समझे कि ये कैटलिस्ट का काम क्या है? सक्रियण एनर्जी को चेंज करना। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा है कि कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है 10 सेकंड में, हम लोग चाहते हैं इसको 10 मिनट लगे, यानी कि और लेट कर दे, और लेट करें। ठीक है, जैसे आप जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जब आप किसी को देते हैं, लगाते हैं, तो वो निश्चेतक का काम करता है। निश्चेतक यानी कि उसको बेहोश करने का काम करता है। लेकिन अगर इंसान 10 ये क्लोरोफॉर्म जो है तुरंत एक जहरीली गैस बनाता है। ठीक है, और ये जहरीली गैस 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर ही बन जाता है। लेकिन इसके साथ एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है कैटलिस्ट मिलाया जाता है जो इस रिएक्शन को लेट करता है, यानी कि तुरंत वो जहरीली गैस नहीं बनने देता है, नहीं तो पेशेंट का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपको अभी ये सब चीज बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे नहीं आगे। तो ये सब चीज आप समझेंगे कि रिएक्शन को लेट करना या जल्दी करना वो काम होता है कैटलिस्ट का। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके करता है।
ठीक है। अब देखिए, उत्प्रेरक को एरो तीर से ऊपर या नीचे लिखा लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और ऊपर में डेल्टा यानी कि हीट कर रहे हैं, और MnO2, ये MnO2 है कैटेलिस्ट, ये क्या कर रहा है, 2KCl प्लस 3O2 इस रिएक्शन को कर रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट लिखा हुआ है, यानी कि MnO2 जो है यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यानी कि अगर ये रिएक्शन 10 मिनट में होने वाला था तो इसको 10 सेकंड में कर देगा, तुरंत कर देगा रिएक्शन। पॉजिटिव का काम ही है रिएक्शन को जल्दी करना, टाइम को घटा देना, टाइम को कम कर देना, कम करना। ठीक है, आगे देखिए, वेजिटेबल ऑयल में H2 डालते हैं और निकेल कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो वेजिटेबल घी बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और यह यहाँ पर निकेल जो है वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, नोट, उत्प्रेरक जो है हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, अलग होता है। अगर मान ली इस निकेल कैटलिस्ट को इस रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो वेजिटेबल घी बन रहा है। अगर इसको इस रिएक्शन में यूज करेंगे, ऐसा हो सकता है ये रिएक्शन हो ही ना, कोई असर ही ना पड़े, क्योंकि एक कैटलिस्ट केवल एक खास रिएक्शन पर ही काम करता है। ये रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया के अनुसार उत्प्रेरक फिक्स रहेगा। आप अलग अलग रिएक्शन लीजिएगा तो वहां अलग अलग कैटलिस्ट का यूज होगा। उस उत्प्रेरक की जगह दूसरा यूज करेंगे तो सेम रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग मापने का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। इसका यूनिट भी पूछ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होता है। अगर मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है, उससे बन रहा है प्रोडक्ट हमारा बी, तो ए से बी बनने के का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि ए से बी बना। ठीक है, अग्र अभिक्रिया। और वही अगर बी से ए वापस बन जाए तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया। जैसे आइस से बना वाटर, ठीक है, वाटर से आइस बन जाए, तो ये दोनों तरफ जब रिएक्शन होता है तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो दो रिएक्शन होगा, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ए से बी बनेगा और बी से ए बनेगा। ठीक है, कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन में समान रूप से प्रभावित करता है। यानी अगर ए से बी बनाना है तो भी वो समान तरीके से काम करेगा, और बी से ए बनाना है तो भी वो समान तरीके से काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला, कैटलिस्ट पर ताप का प्रभाव अधिक पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। यानी कि कैटलिस्ट एक निश्चित ताप परास में ही सक्रिय होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए कि 2KCl3, यहाँ डेल्टा का यूज किए, तो एक खास टेम्परेचर पर ये काम करेगा। ठीक है, एक खास टेम्परेचर पर ये कैटलिस्ट जो MnO2 है वो काम करेगा। अगर इस टेम्परेचर को कम कर दे या बढ़ा दे तो हो सकता है कि रिएक्शन लेट हो जाए। ठीक है, उसी तरह वेजिटेबल ऑयल के साथ H2 है तो निकेल कैटलिस्ट का यूज किए हैं। यहाँ पर भी डेल्टा है, यानी कि ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। एक खास टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और ये एक निश्चित ताप परास में ही सक्रिय होते हैं। आगे आते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का बात करते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। एग्जाम्पल 2H2O2, H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें जब हम लोग ग्लिसरॉल डालते हैं तो 2H2O प्लस O2 मतलब वाटर और ऑक्सीजन निकालता है, और ये लंबे समय तक स्टेबल रहता है, लंबे समय तक स्टेबल। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको लंबे समय तक स्टेबल रखने के लिए उसमें हम लोग ग्लिसरॉल डालते हैं। क्यों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज क्या है, देखिए इसका यूज क्या है, ऑयल पेंटिंग जो करते हैं ना, ऑयल पेंटिंग, ठीक है, उसमें लेड ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप पानी से साफ कीजिएगा तो साफ नहीं होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करना पड़ता है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होता है, ये थोड़ा देर के लिए बनेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर तुरंत खत्म हो जाए तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें मिला देते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिला देते हैं ग्लिसरॉल। तो ये लंबे समय तक यूजेबल, ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीद के लाए H2O2, अब ऑयल पेंटिंग यूज किए, अगले दिन यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खराब हो गया है, तो उसका कोई फायदा है नहीं। इसीलिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं ताकि उसको लंबे समय तक यूज किया जा सके, यानी कि अभिक्रिया के वेग को हम लोग कम कर दिए, यानी कि H2O2 जो अनस्टेबल था उसको स्टेबल कर दिए, यूजेबल कर दिए ज्यादा देर तक के लिए। और H2O2 का यूज कहाँ होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज घाव को साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है।
अगला देखिए, क्लोरोफॉर्म का बात करते हैं। 2CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, बेहोशी की दवा, ठीक है। इसमें जब ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है, जैसे मान लीजिए इसको बेहोशी की दवा है, कोई पेशेंट है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट का दांत का ऑपरेशन है या कोई पैर का ऑपरेशन है, तो उसमें क्लोरोफॉर्म देंगे, क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो वो क्या हो जाएगा, बेहोश, उतना जगह उसका शून्य हो जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, तो ये क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में ये फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन, एकदम जहरीली गैस, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ इथाइल अल्कोहल यूज नहीं कर रहे हैं तो ये फॉस्जीन गैस तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और ये इतना जहरीली पेशेंट को मार सकता है। अब पढ़िए, समझिए इसको। जब यह लाइट के प्रेजेंस में आता है, लाइट यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, तो यह फॉस्जीन नामक जहरीली गैस बनाती है जो हाईली टॉक्सिक होती है। यही कारण है कि इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखेंगे, यानी कि ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में, डार्क कलर में रखेंगे, ताकि वो ऑक्सीजन उसमें जा ही ना पाए, लाइट से रिएक्ट कर ही ना पाए, ठीक है। अगला समझिए, यानी कि क्यों हम लोग क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखते हैं, क्योंकि वो लाइट से रिएक्ट करेगा तो फॉस्जीन नामक गैस बना देगा। और देखिए, जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन करने से पूर्व बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वह O2 से अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस बना लेगा, जिससे पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, कि जब तक पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट का ऑपरेशन 4 घंटा चला, तो 4 घंटा तक ये क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस ना बनाए, इसीलिए हम लोग C2H5OH मिलाते हैं, कि ये रिएक्शन धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, एकदम स्लो। थोड़ा थोड़ा फॉस्जीन गैस बनेगा तो आदमी पेशेंट मरेगा नहीं, अपने आप को रिकवर कर लेगा, ठीक है, जिससे पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। यही कारण है कि रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए इथेनॉल यानी कि C2H5OH डाला जाता है, ताकि फॉस्जीन जल्दी ना बने, पेशेंट मरने से बच जाए, ठीक है। आगे आते हैं, कैटलिस्ट इंड्यूसर और एक होता है कैटलिस्ट इनहिबिटर। यानी कि देखिए, कैटलिस्ट तो यूज कर रहे हैं हम लोग रिएक्शन को स्पीड करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट को यूज किया, C2H5OH, रिएक्शन को स्लो करने के लिए, कम स्लो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो ये कैटलिस्ट यूज किए रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अब देखिए, एक होता है कैटलिस्ट इंड्यूसर, यानी कि कैटलिस्ट तो रिएक्शन को फास्ट कर ही रहा है, और उसका हेल्प करने के लिए दूसरा आ गया। जैसे मान लीजिए कि आप ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, कैटलिस्ट जो है C1 जो है कैटलिस्ट, वो क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है ए से बी जाने में, तो सी हो गया कैटलिस्ट, आपको हेल्प कर रहा है। दूसरा होता है कैटलिस्ट इंड्यूसर, जो इस कैटलिस्ट को हेल्प कर रहा है ए से बी बनाने में, यानी कि डबल स्पीड। मान लीजिए कि आप इसको धक्का लगा रहे हैं, एक आदमी धक्का लगा रहा है तो हो सकता है कि घसके ना, दो आदमी धक्का लगाएगा तो जरूर घसक जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट इंड्यूसर जो है वो इस तरह भी काम कर सकता है। एक होता है, एक आदमी यहाँ धक्का लगा रहा है, ठीक है, और दूसरा आदमी उधर से धक्का लगा रहा है, तो ये स्लो हो जाएगा, यानी कि उसको बोलते हैं कैटलिस्ट इनहिबिटर, यानी कि और स्लो करेगा, उल्टा काम करेगा वो। तो कैटलिस्ट इंड्यूसर क्या करेगा, क्रियाशीलता में वृद्धि करेगा, सपोर्ट करेगा, और कैटलिस्ट इनहिबिटर जो है वो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम करेगा, उल्टा काम करेगा, यानी कि धक्का लगाने में जो आपका सपोर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट इंड्यूसर, ठीक है। और इस बक्सा को ढकेलने में जो आप अपोजिट में काम कर रहा है, कैटलिस्ट इनहिबिटर, इनहिबिटर यानी कि उत्प्रेरक, विष विष है वो, आप उल्टा काम करेगा, और ये उत्प्रेरक वर्धक है, उत्प्रेरक को सपोर्ट करेगा। अब समझते हैं इसको। वे अतिरिक्त पदार्थ जो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, जैसे देखिए N2+3H2, इसमें आयरन का यूज करेंगे तो ये बनेगा 2NH3, अमोनिया बनाएगा। लेकिन एक और डाल देते हैं, मोलिब्डेनम, यहाँ पे मोलिब्डेनम डाल देते हैं, ये आयरन को और हेल्प कर देगा। यानी कि यहाँ मोलिब्डेनम उत्प्रेरक जो है वो आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाकर और तेज कर देगा, यानी कि तुरंत N2 से 3H2 बन जाएगा, और ये कैटलिस्ट इनहिबिटर का काम करेगा। यानी कि समझिए, पॉजिटिव के केस में स्पीड तेजी से बढ़ाएगा और नेगेटिव के केस में स्पीड तेजी से घटाएगा। यानी कि देखिए, एक पॉजिटिव है यानी कि रिएक्शन का रेट को बढ़ा रहा है, ई भी बढ़ाएगा, ठीक है। और एक होता है जो रिएक्शन का रेट को घटा रहा है, ई भी उसको हेल्प करेगा घटाने में, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट को बढ़ा रहा है उसका सपोर्ट करके और बढ़ाएगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट घटा रहा है उसका सपोर्ट करके और तेजी से घटाएगा। यही होता है कैटलिस्ट इंड्यूसर। कैटलिस्ट इनहिबिटर क्या होता है, वे बाहरी पदार्थ जो कैटलिस्ट की क्रियाशीलता को कम करते हैं, यानी कि N2+3H2, इसमें आयरन डालते हैं तो ये क्या करेगा, 3H2 बनाता है, लेकिन
कार्बन मोनोऑक्साइड डाल देंगे तो ये स्पीड को कम कर देगा, यानी कि तेजी से बनाने नहीं देगा। ये उत्प्रेरक विष है, उसका अपोज करेगा। अब उत्प्रेरक, कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक का बात करते हैं और किस प्रक्रिया में उसका यूज किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेबर प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है अमोनिया, इसको आपको याद रखना है। हेबर प्रक्रिया से क्या बनाते हैं? अमोनिया। और इसमें जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है आयरन ग्रेन्यूल्स, लौह चूर्ण, ठीक है, इसको याद रखना, लौह चूर्ण का यूज होता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, यानी कि संपर्क विधि से बनाते हैं H2SO4, ठीक है। और इसमें जो कैटलिस्ट का यूज होता है प्लेटिनम चूर्ण। याद रखिए आपका एग्जाम में यही टेबल पूछेगा। हम जितना बताए हैं वो सिर्फ समझने के लिए था। ये जो टेबल अभी हम आपको बता रहे हैं ये आपका एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम में यही पूछेगा। बस ऊपर जो पढ़ा है वो समझाने के लिए था। जैसे आपसे पूछेगा अमोनिया का बनाने का प्रक्रिया क्या है, हेबर प्रक्रिया, कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा? लौह चूर्ण। आपसे पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कौन प्रक्रिया का यूज किया जाता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस, या हिंदी मीडियम वाले संपर्क विधि। और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण, ठीक है। और H2SO4 का जो लेड चैम्बर प्रक्रिया है, एक और तरीका बनाने का, उसमें किसका यूज किया जाता है? नाइट्रोजन चूर्ण के साथ V2O5, वेनेडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन चूर्ण और V2O5, ठीक है। अगला, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना रहे हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना रहे हैं। निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों यूज होता है, निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम। अगला, अगला है ईथर से शराब बनाने की प्रक्रिया में गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना, ईथर से शराब बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है। और क्यूप्रिक क्लोराइड कहाँ यूज होगा? डीकन प्रक्रिया द्वारा क्लोरीन गैस। अब आपसे पूछेगा क्लोरीन गैस बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डीकन प्रक्रिया। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए प्रोटीन, हम लोग कोई भी प्रोटीन अगर खाते हैं तो प्रोटीन को डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, तब हमारा शरीर अमीनो एसिड को यूज करता है, ठीक है। तो प्रोटीन से अमीनो एसिड टूटने का प्रक्रिया 3 चरणों में होता है। प्रोटीन से पहला चरण है पेप्टाइड बनेगा, ठीक है। पेप्टाइड से बनेगा पेप्टोन, पेप्टोन से बनेगा अमीनो एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन से पेप्टाइड बनने में पेप्सिन नामक एंजाइम यूज होता है, पेप्सिन या रेनिन, ठीक है। इसको काइमोसिन भी बोलते हैं, रेनिन को काइमोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, ये आपका गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, जठर रस से निकलता है, ठीक है। अगला, पेप्टाइड से पेप्टोन बनाने के लिए आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम यूज होता है। और ये आपका पैनक्रियाटिक जूस, जो कि अग्नाशयी रस बोलते हैं, अग्नाशयी रस से निकलता है, जो कि अग्नाशय से निकलता है। आगे, पेप्टोन से अमीनो एसिड के लिए आपका इरिप्सिन एंजाइम यूज होता है। और ये इरिप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? इंटेस्टाइनल जूस, आंतरस, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। तो ये भी आपका जो एंजाइम है ना, याद रखिए, एंजाइम जो है वो भी एक कैटलिस्ट है, याद रखिएगा, कैटलिस्ट है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, जितना भी हमारे शरीर में एंजाइम है वो भी एक कैटलिस्ट ही है। तो पेप्सिन रेनिन ये प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने की अभिक्रिया को तेज कर देता है। अगर पेप्सिन या रेनिन ना हो तो प्रोटीन से पेप्टाइड नहीं बनेगा। ये एक कैटलिस्ट का काम करता है। पता चला आपका 10 साल में खाना पच रहा है, अच्छा लगेगा? आज खाना खाए और सारा पेट में सड़ गया, मर गया आप, 10 दिन में पच रहा है। तो ये पेप्सिन और रेनिन या एंजाइम जिसका ये ट्रिप्सिन अच्छे से काम कर रहा है, रिप्सिन अच्छे से काम कर रहा है, उसका पाचन प्रक्रिया भी अच्छा होगा। आगे आते हैं। टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम है जो मानव के लार में पाया जाता है, ठीक है। सलिवरी एलाइमेज भी बोलते हैं इसको, सलाइवा में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में, ठीक है। और ये क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो हमारा स्टार्च है उसका पाचन करता है। आपसे पूछेगा लार में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है? तो वो है टाइलिन। टाइलिन का ही दूसरा नाम है सेलिवरी एमाइलेज। आगे आते हैं। जाइमेज, जाइमेज जो एंजाइम है वो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल शराब बनाने के लिए प्रयोग होता है। आपसे पूछेगा ग्लूकोज से शराब कैसे बनेगा? तो जाइमेज एंजाइम, जाइमेज। अगला, डाइस्टेज, डाइस्टेज जो एंजाइम है इसका यूज होता है स्टार्च से माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए। स्टार्च से माल्टोज, देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं स्टार्च से माल्टोज बनाने का प्रक्रिया लार में भी होता है जो टाइलिन है, लेकिन स्टार्च से माल्टोज बनाने के लिए एक डाइस्टेज भी होता है जो लार में नहीं होता है, पेट में होता है। आगे, माइकोड्रमी एसिटी, माइकोड्रमी एसिटी जो है एक एंजाइम है जो आपका चुकंदर से सिरका बनाने में यूज होता है, चुकंदर से सिरका बनाने में, ठीक है। आगे, इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम जो है
वो गन्ना से फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज के परिवर्तन के लिए क्या आता है। यानी कि जब भी आप गन्ना रहेगा, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज बनाने में ये यूज होता है, दो पार्ट में इसको तोड़ देता है, इन्वर्टेज। ठीक है। अब देखिए, फैट जो है वो टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये लाइपेज के प्रेजेंस में टूटता है, लाइपेज, ये भी आपको याद रखना है। और आपको ये समझना है कि जो आपका लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये होता क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। लैक्टोज, सॉरी, लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। ठीक है, माँ के दूध में होता है ये। सुक्रोज जो है चीनी, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। और माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। माल्टोज कहाँ मिलेगा, माड़ में, चावल का जो माड़ होता है ना उसमें माल्टोज होता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, यानी कि दो ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। याद रखिएगा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों का फॉर्मूला वही होगा, C12H22O11। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज तीनों का फॉर्मूला होगा C6H6O6। ठीक ठीक है। तो ये आपको समझना, तीनों का फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन अंतर है। सबसे मीठा क्या होता है, फ्रक्टोज, जो फलों में पाया जाता है। फलों के मीठेपन का कारण क्या है, ग्लूकोज मत मार दीजिएगा, फ्रक्टोज होता है। ठीक है। और इस तीनों, अब आपसे पूछेगा माल्टोज का पाचन कौन करेगा, माल्टेज। अंतर समझिए, यहाँ ओ है यहाँ ए है। माल्टोज का पाचन करेगा माल्टेज, लैक्टोज का पाचन करेगा लैक्टेज, और सुक्रोज का पाचन करेगा सुक्रेज। ये तीनों एंजाइम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेरक की क्रिया को समझते हैं। उत्प्रेरक उत्प्रेरक की क्रिया, जिसको उत्प्रेरण बोलते हैं या कैटेलाइसिस बोलते हैं, वो कितने तरीके का होता है। कैटेलाइसिस जो है वो आपका चार तरीके का होता है। पहला है होमोजीनस कैटेलाइसिस, जिसको समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। दूसरा है हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस, जिसको विसमांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। तीसरा है ऑटो कैटेलाइसिस, जिसको स्वतः उत्प्रेरण बोलते हैं। और चौथा है बायो कैटेलाइसिस, जिसको जैव उत्प्रेरण बोलते हैं। अंतर क्या है, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसको होमोजीनस कैटेलाइसिस बोलते हैं। जैसे देखिए, ये आपका CH3COO लिक्विड है और H2O लिक्विड है। ठीक है। तो यानी कि ये जो मिथाइल एसीटेट है, ठीक है, और ये HCl यूज कर रहे हैं, ये रिएक्शन पूरा समझिए, यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्शन। ठीक है, ये है मिथाइल एसीटेट, ये है वाटर, और ये है HCl। ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, और जो कैटलिस्ट है वो भी लिक्विड में। तो जब तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, यानी कि तीनों लिक्विड में है, तो वो हो गया होमोजीनस कैटलिसिस। ठीक है। और एक और समझ लेते हैं, यहाँ पर SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और उत्प्रेरक नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी गैस है। तो तीनों हो गया गैस, यानी कि रिएक्टेंट सारा गैस और ये उत्प्रेरक भी गैस। तो जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सबका सेम कंडीशन हो, या तो ये लिक्विड तो ये भी लिक्विड, ये सॉलिड तो ये भी सॉलिड, ये गैस तो ये भी गैस, तो उसको बोलते हैं होमोजीनस कैटलिसिस। लेकिन हेट्रोजीनस में क्या होता है, दोनों अलग होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर सॉलिड है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस कैटलिसिस। ठीक है, ये आसान है समझने के लिए, कभी एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। वनस्पति तेल है, इसमें हाइड्रोजन यूज होता है। तो देखिए, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस, यहाँ सॉलिड, तीनों अलग हो गया, तो ये हेट्रोजीनस कैटलिसिस। ऑटो कैटलिसिस का बात करें तो जब रिएक्शन में बना प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3COO3। इसमें जब हम लोग वाटर डालेंगे तो ये बनेगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड, और CH3OH। ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड बना, यह स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, मतलब फिर से इस रिएक्शन में वो हेल्प करेगा रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वही रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जैसे इथिलीन गैस इन फ्रूट को पकाने के लिए हम बताए थे कि फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियली अगर बात करें तो एसिटिलीन गैस होता है, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए इथिलीन गैस, एकमात्र गैसीय हार्मोन है ये, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ठीक है। अब फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए यह काम आता है। ठीक है। अब देखिए, जिसमें इथिलीन गैस ज्यादा होगा तो फल ज्यादा पकेगी और सड़ जाएगी। मान लीजिए ये कोई फल है, ठीक है, इसमें इथिलीन गैस आ गया, ठीक है, तो ये जो है आपका सड़ जाएगा, फल ज्यादा पकेगा तो सड़ जाएगा। अब देखो, सड़े फल को कच्चे फल से हटा लेंगे, नहीं तो यह फल स्वतः सड़ जाएगा। मान लीजिए एक फल है, उसके बगल में 10 गो फल है, ठीक है, ये आपका सड़ गया, ये क्या हो गया, सड़ गया, यानी कि इसमें इथिलीन ज्यादा है,
ये अब कैटलिस्ट का काम करेगा, दूसरे फल को सड़ाएगा, ये तीसरे फल को सड़ाएगा, वो चौथे फल को सड़ाएगा। ये इसी को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, यानी कि एक सड़ा हुआ फल सारे फल को सड़ाने लगेगा। अब एक चीज समझिए, इथिलीन गैस का एग्जांपल लेते हैं। आप कोई आम जो है, मान लीजिए आम है, आम है, ठीक है। आम का डंटी तोड़ते तो दूध निकलता है, दूध निकलता है। वो दूध जब आपके त्वचा में लग जाएगा, आप आम खाने जाइएगा तो आपका मुंह में लग जाएगा, तो मुंह पे घाव कर देगा। बताइए वो घाव जो है क्यों होता है? वो यही इथिलीन हार्मोन के कारण होता है। वो आपका मुंह को पका देता है और वहां पे घाव कर देता है। ठीक है। अगला जो रिएक्शन है बायो कैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक। ठीक है, ये नेचुरल चीजों से होता है, जनरली हार्मोन वगैरह से होगा। ये उत्प्रेरक जो सजीवों से संबंधित जैविक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन, ये सब शरीर में, टाइलिन, जाइमेज, ये सब जो हमारे शरीर में हो रहा है, जो हमारे शरीर में होगा, सजीव लोग के लिए होगा, वो उसको बोलते हैं बायोकैटलिसिस, जैव उत्प्रेरण। जैसे ग्लूकोज से इथेनॉल बनेगा, तो उसमें जाइमेज एंजाइम का यूज होगा, तो ये बायोकैटलिस्ट का काम करेगा। फैट से बनाएंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तो यहाँ लाइपेज का काम करेगा, ये भी बायोकैटलिस्ट का काम करेगा। स्टार्च से माल्टोज, इसमें टाइलिन का यूज होगा, ये भी आपका बायोकैटलिस्ट का काम करेगा। तो आपको ये सारा चीज याद रखना है, ये आपका एग्जाम में पूछेगा। ये बायोलॉजी से भी संबंधित हो जाता है और आपका केमिस्ट्री से भी संबंधित हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपका वीपीआई क्वेश्चन है, ये आपका जरूर याद रखना है। और ये जो उत्प्रेरक कौन कौन सा, ये इतना सा छोटा सा टेबल है, और ये इतना सा चीज यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, ये आपको याद रखना है। आगे आते हैं इंजाइम। अब इंजाइम के बारे में लास्ट टॉपिक हमारा, इंजाइम के बारे में देख लेते हैं। इंजाइम के खोज करता है पायन। 1833 में इन्होंने इंजाइम का खोज किया था और इनका नामकरण दिया था कुहने। कुहने 1877 में। तो पायन और कुहने, इंजाइम वर्ड यहाँ पे आए, पायन और कुहने, ये आपको याद रखना है। 1833 1877, ठीक है। इंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सजीवों में ही पाए जाते हैं। ठीक है। ये 1 मिनट में 10 लाख अणुओं का अपघटन कर सकते हैं। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे शरीर में। अगर हमारे शरीर में एंजाइम ना हो तो हमारा खाना पचने में 10 दिन से 20 दिन, 100 साल भी लग सकता है। इसीलिए एंजाइम जो, क्योंकि 10 लाख अणुओं को तोड़ देते हैं, समझ रहे हैं कितना जल्दी काम करता है। और मोस्टली ये जो एंजाइम है वो काम करते हैं किस टेम्परेचर पर? 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए बोलते हैं गर्मी के समय में जब टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हमको खाना पचने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम अच्छे से काम नहीं करता है। और ज़्यादा ठंडा के मौसम में जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो भी हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जैसे कि गर्मी और ठंडा के बीच में, वो हमारे शरीर के लिए, खाना पचने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे अनुकूल होता है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारे शरीर का जो पीएच है, जब हमारा हार्मोन सबसे बेस्ट काम करता है, वो है 3 से 7, यानी कि एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसमें हमारा शरीर अच्छा काम करता है। ये हमेशा प्रोटीन का बना, याद रखिएगा एंजाइम जो है वो हमेशा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, डीएनए का चाकू किसको बोलते हैं, किस एंजाइम को बोलते हैं? डीएनए का चाकू बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज को बोलते हैं। ठीक है, ये करता क्या है, इसका नाम है, ये डीएनए को काटने का काम करता है, डीएनए को काटने का काम करता है, इसीलिए इसको डीएनए का चाकू बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। ठीक है। और इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी आणविक कैंची भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है। और आते हैं अगला, टैक डीएनए पॉलीमरेज। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका कोरोना जब आया था उस समय यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, ये पीसीआर का काम आता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। आरटीपीसीआर करवाते हैं ना, आरटीपीसीआर जो इसका टेस्ट होता है कोरोना के लिए, है ना, तो वो पीसीआर का काम आता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। ये जो है टैक डीएनए पॉलीमरेज, यह थर्मस इक्वेटस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस जीवाणु से? थर्मस इक्वेटस, इसको अंडरलाइन करिए, थर्मस इक्वेटस इस जीवाणु से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा बाकी सब जो है आपका 25 से 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। वहीं ये जो पीसीआर है यानी कि टेक डीएनए पॉलीमरेज, ये आपका 90 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, ज्यादा इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। ये इसका एक्सेप्शन है। ये कोरोना, एड्स वगैरह की जांच के लिए इसका पीसीआर का यूज किया जाता है, एड्स की जांच और कोरोना की जांच के लिए। तीसरा होता है डीएनए लाइगेज, जो कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, ये तोड़ने का काम करता है, डीएनए का चाकू, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। और डीएनए लाइगेज जो है
जोड़ने का काम करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल कब आपके एग्जाम में टपक जाएगा और कब आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देगा कह नहीं सकते। बस इसको एक हल्का 10-15 मिनट लगेगा इसको याद करने में, याद कर लीजिए। जैसे डीएनए का चाकू या मोलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। ये डीएनए को काटता है, चाकू है तो काटेगा। और डीएनए लाइगेज है ना, लाइगेज ये डीएनए खंडों को जोड़ेगा, लाइगेज ला के जोड़ेगा, लाइगेज ला के जोड़ना, लाइगेज ऐसे करके याद कर लीजिए। और टेक डीएनए पॉलीमरेज ये पीसीआर का काम करेगा। तो पी से पॉलीमरेज, पी से पीसीआर, आप ऐसे याद कर लीजिए। और इसमें जो एंजाइम जीवाणु यूज होगा बैक्टीरिया थर्मस इक्वेटस नामक जीवाणु से ये बनेगा टेक डीएनए पॉलीमरेज। आगे आते हैं। की लॉक सिस्टम मतलब एंजाइम किस सिस्टम पे काम करता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। एंजाइम जो है की लॉक सिस्टम ताला चाबी सिद्धांत पर काम करता है। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा। और ये सब उतना डिटेल में समझा रहे सब नहीं पूछेगा, लेकिन हम फिर भी समझा देते हैं। पूछेगा एंजाइम किस सिस्टम पे काम करता है? की लॉक सिस्टम, ताला चाबी सिस्टम। कौन दिया था? एमिल फिशर। एमिल फिशर 1898 में दिया था। कैसे दिया देखिए, ये है आपका एंजाइम, ये है आपका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम में खांचा बना होता है, कैविटी, इसको बोलते हैं कैविटी, खांचा, ठीक है। और यहाँ पर है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट क्रियाधार, ठीक है। ये क्रियाधार जब मान लीजिए कि इस पे किसी को काम करना है, एंजाइम को किसी सबस्ट्रेट पे काम करना है, रिएक्शन में काम करना है, तो ये कैटलिस्ट का काम कैसे करेगा? हम पहले बता चुके हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, थोड़ा देर के लिए इसे जुड़ेगा, फिर कैटलिस्ट एंजाइम अलग हो जाएगा। देखिए कैसे, एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ गया, देखिए ये आके इस खांचा में जुड़ा, ये आके इस खांचा में जुड़ा, और जब ये यहाँ जुड़ा तो देखिए यहाँ बीच में जो जगह था यहाँ पे लिंक हो गया, एक लिंक बन गया। देखिए ये लाल कलर का आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पर एक लिंक, यानी कि इस दोनों में एक लिंक हो गया। ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, ये इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, खांचा में बैठाया, ठीक है। दूसरा क्या है? कीमोजॉर्प्शन, रसावशेषण, यानी कि यहाँ पर लिंक बना। और तीसरा स्टेप है, इसको अलग कर दिया, यानी कि पहला स्टेप के बाद ये तीसरा स्टेप में लिंक जोड़ दिया, यहाँ लिंक जोड़ के अलग कर दिया, एंजाइम फिर अलग हो गया। इसको बोलते हैं डिसजॉर्प्शन, विशोषण। पहला अधिशोषण, रसावशोषण, विशोषण। अधिशोषण में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, रसावशोषण में लिंक बना देगा, और डिसजॉर्प्शन में अलग कर देगा। अंतर समझ में आया? यहाँ पर इस दोनों में कोई लिंक नहीं था, यहाँ पर लिंक हो गया, और एंजाइम अपना काम करके निकल गया। एंजाइम जो है, ये एंजाइम अपना काम करके निकल गया। यानी कि एंजाइम की कैविटी में सक्रिय समूह रहते हैं। इस कैविटी में कौन कौन सक्रिय समूह है? जैसे एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये तीन वो तो आपका जरूर रहेगा। तो जिस प्रकार ताला एक स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा, उसी प्रकार प्रत्येक एंजाइम में कैविटी या कोटर होते हैं। वही रिएक्टेंट एंजाइम से जुड़ेगा जिसकी स्ट्रक्चर एंजाइम की कैविटी से मैच करेगी। अर्थात प्रत्येक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर देखिए, लार में स्टार्च को माल्टोज बदलने के लिए टाइलिन एंजाइम ही लगेगा, दूसरा एंजाइम काम नहीं करेगा। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम ही काम करेगा, दूसरा एंजाइम काम नहीं करेगा। क्योंकि एंजाइम में जो कैविटी होता है, इस कैविटी में मान लीजिए बड़ा वाला ले लिए, बड़ा वाला इसमें फिट नहीं करेगा, वही सबस्ट्रेट, वही क्रियाधार इसमें फिट करेगा जिसका शेप और साइज एंजाइम के साइज से मैच करेगा। समझ आया? इसलिए हर एक रिएक्शन के लिए एंजाइम अलग होता है। अब आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यही एंजाइम इसी तरह काम करता है, ठीक है। आगे आते हैं। पीसीआर, पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका उपयोग एड्स और कोरोना वायरस की जांच के लिए किया जाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, याद रखिए, इसमें डीएनए नहीं होता, पीसीआर में आरएनए होता है। आगे आते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम प्रयोग होता है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का खोज किया था टैमीन और बाल्टीमोर। ये राजस्थान का कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है, इसका आविष्कार कौन किया था? तो टैमीन और बाल्टीमोर। अगला, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? रूबिस्को, रूबिस्को। और अगला क्वेश्चन है, विलियमसन सतत इथीकरण प्रक्रिया।
विलियमसन सतत इथीकरण प्रक्रिया, इथरीकरण, ईथर जो बनता है, तो विलियमसन स्पॉन्टेनियस स्टरीफिकेशन प्रोसेस, इसमें जो कैटलिस्ट का यूज होता है उसका नाम है कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि सांद्र H2SO4। तो ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। तो कैटलिस्ट से इतना ही क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, एंजाइम कैसे काम करता है, किस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम है, कौन सा कैटलिस्ट है, वो सारा चीज मैंने आपको बता दिया है। इससे ज्यादा कैटलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।